नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर, यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार। एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं, 2021 में यूपी में केवल एक हिंसा की घटना। 2019-2020 में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। आपको बता दें कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के जरिए जानकारी आई है, 2021 में यूपी में केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही हिंसा की घटना हुई है। 2019 और 2020 की बात करते हैं तो कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश, जो देश की 16.9% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वहां तुलनात्मक रूप से कम सुसाइड केस सामने आए हैं। देश में आत्महत्या की कुल घटनाओं में 3.6% यूपी में हुई है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों में यूपी का नाम नहीं है। वर्ष 2021 में सिर्फ एक घटना दर्ज की गई। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, 2021 में यूपी में सिर्फ एक हिंसा हुई है। 2019-2020 में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के जरिए जानकारी आई है, 2021 में यूपी में सिर्फ एक हिंसा हुई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की यह बड़ी खबर, यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बरकरार है। तो ये बड़ी जानकारी, 2019-2020 में सांप्रदायिक हिंसा नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ। जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके बाद आंकड़े भी आपके सामने हम रख रहे हैं। 2021 की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंसा हुई है। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बरकरार है एनसीआरबी से। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बरकरार है और साथ ही साथ बात करते हैं तो सिर्फ एक हिंसा हुई है, क्या कुछ अभी ज्यादा अपडेट मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो निश्चित रूप से उसके आंकड़े जो बताते हैं वो इस बात बताते हैं कि 2017 के मुकाबले अब दंगे बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल माइनस में चले गए हैं। जो कि 2017 में जो दंगों की वो थी स्थिति थी, वो 25%, पूरे देश भर से 25% ऐसे होते थे कि क्राइम दंगों का होता था। और अब जो है 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद जो दंगों के हालात हैं उनमें काफी नियंत्रण पाया गया है। तो अब जो रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि सौहार्द बढ़ा है, चाहे भले ही पुलिस या भय से वैसा हुआ हो, या ये भी एक समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये भी आरोप है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि दंगे कम हुए, लेकिन उनका आरोप ये है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, पुलिस पूरी FIR दर्ज नहीं करती है, जिससे ये आंकड़े सामने नहीं आ रहे। हकीकत दूसरी है। लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट के मानना, को सरकारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक है कि हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो दंगा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बड़ा है और दंगे खत्म हुए हैं। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस भी देती है। लेकिन एक आम जनता की राय है वो ये जरूर कहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अनिल, जिस तरीके से एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उसको संभालना योगी सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और सही तरीके से स्थिति कंट्रोल में भी है। लेकिन ये कहा जा सकता है क्या कि जिस तरीके से बुलडोजर चले तो कहीं ना कहीं अपराधियों में अब खौफ आ चुका है योगी सरकार का? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कहें कि जैसे बुलडोजर का जो उत्तर प्रदेश में जो दिखाया गया, वो बुलडोजर से बहुत भय भरा हुआ है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश से वाकई में, वास्तव में स्थिति है, उत्तर प्रदेश से भाग गए या जेलों से अपनी जमानत नहीं करा रहे, वो जेल के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। वो समझते हैं अगर बाहर आए तो पुलिस कहीं उनको फिर से एनकाउंटर में पुलिस से उनको मारना नहीं चाहे। इसलिए अपराध में काफी बड़े स्तर में नियंत्रण तो है ही। अगर हम बात करें महिलाओं के साथ अपराध की, उसमें भी काफी कमी आई है। एनसीआरबी रिपोर्ट में देंगे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में घरेलू हिंसा को बात छोड़ दें, घरेलू हिंसा एक अलग अपराध है जो आपस में पारिवारिक उसमें होता है, लेकिन जो सामाजिक अपराध महिलाओं के अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश में काफी कमी आई है। बाल अपराध में कमी आई है। तो एनसीआरबी रिपोर्ट
सभी जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश काफी काफी इतना 10% से लेकर के 25% तक मतलब हाइक हुई है, जो जिनमें के अपराधों में कमी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट के जरिए 2021 में यूपी में सिर्फ एक हिंसा हुई है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो लगातार वो यही आरोप लगाते हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़झाला होता है, जो चीज असलियत होती है वो दिखाई नहीं जाती है। और क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का? देखिए, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, और यहाँ तक कि अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी बहुत जमकर खुल के बोल रही है। उनका कहना है कि मतलब उत्तर प्रदेश सरकार क्राइम जो हो रहा है उसको दर्ज नहीं करती है, हिंसाएं जो हो रही हैं उनको बगैर रिपोर्ट दर्ज कराए उनको मतलब पुलिसिया अंदाज में कुचल दिया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट हिंसक रूप में नहीं लिखी जाती, दंगे रूप में नहीं लिखी जाती, आपस की मारपीट में दर्ज कर दी जाती है। और इसके प्रकार के मतलब अपराध को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जो वास्तव में अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को मतलब दूसरे तरीके से नामलाइज किया जाता है, पुलिस दबाव में या रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यहाँ तक कि मतलब बड़े बड़े अफसर भी ऐसा आरोप है, बड़े बड़े पुलिस अफसर भी अपनी रिपोर्ट अपने परिवार के लिए अपने कर्मचारी की रिपोर्ट लिखाने में उनको पसीना जाते हैं। तो ऐसे जो पुलिस जो उत्तर प्रदेश का रूप है वो काफी बदला हुआ है, लेकिन क्राइम में कमी आई है, ये बात सच है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बरकरार बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी जानकारी, आज होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। तो बता दें कि मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव हो सकते हैं पास। तो कई अहम मुद्दे हैं, उन पर आज चर्चा की जाएगी। एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन। कैबिनेट की ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी और आपको बता दें कि एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। तो आज योगी कैबिनेट की काफी अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से आज बैठक है और ये काफी बड़ी बैठक मानी जा रही है, एमएसएमई के जो प्रस्ताव है वो भी पास हो सकते हैं, इस बैठक को लेकर अभी क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रद्युम्न, 11 बजे एक लोक भवन में बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी टीम के वो उस पर मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो आज काफी अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो जनता से जुड़े प्रस्ताव हैं या फिर इस समय कृषि को लेकर हम लोग तमाम खबरें भी चला रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी हुई है। करीब 62 ऐसे जिले हैं जहां पर सरकारी ट्यूबवेल लगाने को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। दूसरा एक अहम जो प्रस्ताव है वो जो सिंचाई जो मतलब बारिश की कमी जो हुई है, करीब 40% उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी मापी गई है और उसके तहत कि किसानों को किस तरीके से मुआवजा के द्वारा सहायता दी जा सके या फिर जो खरीफ की फसल में नुकसान हुआ उसको सरकार किस तरीके से देखे, उस पर कोई फैसला इस पे कैबिनेट में आ सकता है। तीसरा बात करें, मानसून सत्र अगले महीने यानी सितंबर के दूसरे सप्ताह में मानसून सत्र बुलाने को लेकर के इस प्रस्ताव में कुछ फैसला आ सकता है। तो कई अहम प्रस्ताव हैं, एमएसएमई को लेकर प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है, कई भी उसमें ऐसे जुड़े प्रस्ताव हैं, काफी करीब 1 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। योगी कैबिनेट बैठक में आज करीब 11 बजे शुरुआत होने वाली है बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं। उनके तमाम मंत्री थोड़ी देर में ही उनका आना भी शुरू हो जाएगा और 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। प्रद्युम्न, बिल्कुल, क्योंकि देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। तो ये कहा जा सकता है कि कई प्रस्ताव पास होंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले भी कई कैबिनेट जो बैठक हुई है उसमें लगातार जिस तरीके से जनता से जुड़े प्रस्ताव रहे हैं और खासकर उसका भी ध्यान रखा जा रहा है जो भाजपा संकल्प पत्र में जिन वादों का जिक्र किया था, करीब 130 वादे ऐसे थे जो संकल्प पत्र में भाजपा ने जनता के लिए पेश किए थे चुनाव से पहले, उन संकल्प पत्रों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री के पास है वो जो किसानों को लेकर के, जो किसानों की आय दोगुनी की बात की जा रही थी, उनको किसी प्रकार से नुकसान न हो जाए। अभी कुछ दिन पहले भी समीक्षा बैठक की थी कि उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी हुई है, उसको किस तरीके से भरपाई की जाए, किस तरीके से जो रबी की फसल है उसको नुकसान न होने पावे, इन सब तमाम चीजों को लेकर बैठक भी हुई थी। आज से जुड़े प्रस्ताव भी इसमें पास हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो ट्यूबवेल, यानी जिस जिलों में पानी की कमी अधिकतर रहती है बरसात में, उन जिलों में जो सिंचाई को लेकर सरकारी ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव जो है काफी अहम माना जा रहा हो। ऐसे में किसानों को काफी लाभ होने वाला, क्योंकि अगर ये धरातल पर योजनाएं या फिर जो प्रस्ताव उतरेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पानी की कमी की वजह से जो फसलें सूख जाया करती हैं, किसान परेशान रहते हैं, उस पर कहीं न कहीं निजात मिलेगी। और जिस तरीके से किसानों को लेकर आय को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती है तो उनकी आय भी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का भी एक प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। चिकित्सा शिक्षा से कृषि विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग के और कई प्रस्ताव हैं, उस पर मोहर लग सकती है। जो परिवहन विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव एक दो, उस पर मोहर लग सकती है। तो यह 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव इसमें रखे जाने हैं। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट बैठक के बाद कितने प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट में और कितनों कैबिनेट पर मोहर लग पाई है। फिलहाल ये कैबिनेट की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, लगभग कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी? ये 11 बजे बैठक का समय रखा गया है। 10:30 बजे के आसपास अभी मंत्रियों का आना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। 11 से 1 घंटे की करीब बैठक होगी। 12 बजे के आसपास एक ब्रीफिंग होगी कैबिनेट को लेकर के कि क्या कितने प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें कितने पास हो पाए हैं। प्रद्युम्न, चलिए ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लगभग 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद ब्रीफिंग भी की जाएगी कि क्या प्रस्ताव रखे गए थे और कितना प्रस्ताव इस पर पास हुआ है। किसानों को लेकर भी काफी अहम चर्चा की जानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बारिश उस हिसाब से कम हुई है और कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी पहुंचा है। और ऐसे में किसानों से जो वादे किए गए थे उस पर भी चर्चा इस बैठक में देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी है, मिशन 2024 पर सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले में प्रवास की तैयारी में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव प्रदेश के कई जिलों में करेंगे जनसभा। सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद सपा सक्रिय हो चुकी है और लगातार जनसभा भी यहां पर देखने को मिलेंगी। हाल ही में नोएडा में भी रैली की थी अखिलेश यादव ने। तो आपको बता दें कि प्रदेश के जिलों में प्रवास करेगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के जिलों में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। हाल ही में नोएडा में भी जनसभा को संबोधित अखिलेश यादव ने किया था और सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था। मिशन 2024 पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, मिशन 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से सपा कर रही है और अखिलेश यादव ने खुद इसकी कमान संभाली हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से अखिलेश यादव अब काफी सक्रिय हो चुके हैं और लगातार अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, हाल ही में नोएडा भी आए थे, वहां भी जनसभा को संबोधित किया था, तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो अंदरूनी तौर पर 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। खासतौर पर एक तरफ उन्होंने सदस्यता अभियान चला रखा है। सभी जिलों में जो बड़े नेता हैं उनको प्रभारी बनाया गया है और इस सदस्यता अभियान को बृहद रूप दिया गया। और खास बात है कि सभी जो बड़े नेता हैं वो अपने जिलों में नजर आ रहे हैं और जगह जगह सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव खुद भी 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं और खास बात है कि लगातार 1 हफ्ते से अगर देखा जाए तो वो अलग अलग जिलों में नजर आए हैं। सबसे पहले वो रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़ जेल पहुंचे थे, फिर उसके बाद नोएडा, फिर औरैया और ऐसे भी कई जिले आगे लगे हुए हैं जहां पर वो नजर आएंगे। तो फिलहाल वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति में नजर आ रहे हैं और 2024 के पहले जो बड़े नेता हैं जो अलग अलग मामलों में फंस चुके हैं या जेलों में हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में सबको एकजुट करने की तैयारी में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन तौकीर जिस तरीके से अलग अलग जगह जनसभा यहाँ पर की जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में और कहाँ का अखिलेश यादव जाने वाले हैं, कोई जानकारी? देखिए फिलहाल अभी औरैया, आजमगढ़ और नोएडा, वो 3 जिलों में करीब 1 हफ्ते के अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा अभी इटावा और मैनपुरी भी वो जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इसके अलावा जो ऐसे जिले हैं जैसे गोंडा है, बहराइच है, उन जिलों में पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई थी, लेकिन वोट परसेंटेज यहाँ पर बेहतर था। तो यानी कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो कुछ समीकरण उनके फेवर में भी हो सकते हैं। और खास बात ये भी है कि उनको अपनी एक शक्ति की प्रदर्शन भी करना है, ताकि जो बड़े दल है वो अगर साथ आए तो उनके साथ जब नेगोशिएशन की नौबत आए तो वो अपने वोट परसेंटेज दिखाएंगे और अपना जो उनके पास जो जनाधार है उसको आधार बनाकर वो सीटों का बंटवारा करेंगे। तो फिलहाल इन्हीं तैयारियों के लिए वो 2024 की तैयारी जो दिख रही है उस साफ तौर पर उसी लिए वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में अखिलेश यादव जरूर नजर आ रहा है। और तौकीर जिस तरीके से अगर बीते चुनाव की बात करते हैं तो जहां समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बताया कि जिन जगहों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था और खासकर उन जगहों पर प्रदर्शन की उम्मीद बेहतर थी, लेकिन प्रदर्शन जब रिजल्ट आए तो वहां पर थोड़े से रिजल्ट विपरीत थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव उन जिलों में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम फर्क का था। मतलब यानी कि भाजपा के और समाजवादी पार्टी में वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन सीट भाजपा के खाते में गई थी। तो ऐसे जगहों पर पहले मेहनत कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर वोट स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। और खास बात है कि कुछ ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं जहां पर अगर 4 से 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है और एक लोकसभा पर वो पूरी तरह से भारी पड़ सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो फोकस कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर वो सीटों को जीत सकते हैं। तो फिलहाल इन्हीं समीकरणों को देखते हुए अलग अलग नेताओं से संपर्क के साथ रहे और लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। चलो ठीक है तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मिशन 2024 पर सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश के जिलों में प्रवास करने वाली है अब समाजवादी पार्टी। तो वहीं मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चे को चोरी कर फिरोजाबाद में एक दंपत्ति को 1,80,000 रुपए में बेचने के खुलासे के बाद हाथरस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मानव तस्करी के मामले में हाथरस गेट इलाके में स्थित बाके बिहारी चिकित्सालय एसडीएम और सीएमओ की मौजूदगी में एक अस्पताल को सील कर दिया गया। मथुरा में बच्चा चोरी के मामले में इस अस्पताल के डॉक्टर का नाम आने और बच्चा चोर गिरोह चलाने के खुलासे के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। शिकायत बनी है कि ये मानव तस्करी में इन पर को हाथ है, वहाँ पे बच्चा पकड़ा है। जानकारी तो नहीं, पता एक और चलता वो भी देखने जा रहे हैं। तो वहीं देवरिया जिले के बचौत घाट थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव के रहने वाले कैमुद्दीन की 32,31,000 की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कैमुद्दीन के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 28/8/22 को गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कयामुद्दीन, जो शराब तस्करी में लिप्त रहा है, के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत थाना बघौजघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोतीपुर स्थित भवन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 32,31,000 रुपए की है, की कुर्की की कार्रवाई की गई है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में शराब तस्करी के अतिरिक्त अन्य कई गंभीर अपराधों के अपराध पंजीकृत हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में कबाड़ी के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर का रिसाव हो गया। इससे अब तक 18 लोग बेहोश हो चुके हैं। हालांकि इसका पता चलते ही जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। गोदाम के आसपास और दूर तक रहने वाले लोग मकानों को छोड़कर जाने लगे थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के साथ ही बड़ी मात्रा में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। एम्बुलेंस में लिटाकर लोगों को ऑक्सीजन दी गई है। सिलेंडर को गोदाम से हटाने की कोशिश में एसडीएम और एडीएम की हालत बिगड़ गई। इसके साथ ही कई फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के सिर चकराने के साथ ही उल्टियां शुरू हो गई। जैसे तैसे उन्हें वहां से निकाला गया। फिलहाल सिलेंडर को सीट कुल से आगे खुले मैदान में फेंक दिया गया और एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में फिलहाल जुटी हुई है।
इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कंचन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, जिस तरीके से कबाड़ी के गोदाम में रखे हुए सिलेंडर में एकदम से रिसाव हो जाता है और कहीं ना कहीं काफी लोगों की तबियत यहाँ पर खराब हो गई, क्या कुछ कारण रहे हैं? उधरपुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में यहाँ मौजूद थी और यहाँ पर अभी तक 35 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिसमें SDRF के जवान और पुलिस के जवानों के साथ ही मैं आपको बता दूं 40 से तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं और उसका इलाज किया जा रहा है। DMHS की पूरी तरीके से यहाँ पर निगाह बनाई हुई है, स्थिति पर नजर रखते हुए है मौके पर, और इसके अलावा डॉक्टर की एक टीम भी यहाँ और अक्सर 36 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरीके से जो रिसाव बताया जा रहा है वो कबाड़ में लाया गया सिलेंडर था, उसमें अमोनिया गैस बताई जा रही है या क्लोरीन बताई जा रही है। उस गैस का रिसाव हुआ है सिलेंडर को काटने के, उसमें सुबह 4 बजे से रिसाव शुरू हुआ और ये 7 बजे तक आते आते क्षेत्र में फैल गया। काफी 300 से ज्यादा जो परिवार है वो यहाँ पर प्रभावित हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एसडीएम शिक्षा है वो यहाँ पर भर्ती है, सामने की ओर आप देख सकते हैं एसडीएम शिक्षा यहाँ पर भर्ती है, इसके अलावा अमित भारद्वाज भी यहाँ पर भर्ती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है जहां पर स्थिति काफी बिगड़ गई थी, ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी और कई अधिकारी थे जो इसकी चपेट में आ गए थे गैस की, और काफी लोग इसकी चपेट में आए हैं। उनकी तबीयत अभी फिलहाल कैसी बनी हुई है, क्योंकि आप भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए 1-2 लोगों की हालत यहाँ पर सीरियस है, उनको जो है डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और एसडीएम शिक्षा जो है तो यहाँ पर भर्ती है, उनकी हालत अब इससे है ठीक है। उनको उल्टियां हुई थी, मौके पर से सिलेंडर को निकालने की कोशिश में उल्टी आनी थी। इसके अलावा जो अमित भारद्वाज है वो भी यहाँ पर मौजूद है और भर्ती हुई यहाँ पर जो है उनकी भी हालत बिगड़ी थी। तो ये मैं जिला अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में इस समय मौजूद हूँ, इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सारे बेड फुल हैं और नीचे जो है नीचे भी इमरजेंसी है, वहाँ पे भी बेड फुल है। तो 35 से ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं गैस से वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये अमित भारद्वाज है जो कि यहाँ पर प्रभावित हुए थे और उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ है, ऐसे में कबाड़ी के गोदाम में गैस सिलेंडर रखा हुआ था, कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? जी, कार्रवाई एडीएम जो है उनका साफ कहना है कि इस तरीके से जो आबादी में जो कबाड़ गोदाम चल रहे हैं उनको जो है सीज किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज ये मामला प्रकाश में आया है, इसके बाद अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, हालांकि उस गोदाम को जो है सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। जी कंचन, लेकिन जिस तरीके से काफी लोग बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आ गए थे, आसपास इलाके में भी काफी दहशत का माहौल बना हुआ था, तो वहां पर अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, लोगों में एक हड़कंप की स्थिति है, माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है और जो है लोग दहशत में हैं, क्योंकि सुबह तड़के जो है 4 बजे जो ये गैस का रिसाव हुआ, लोग उस समय सो रहे थे, कुछ लोग उठे हुए थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, इसके साथ ही जो है उल्टियां शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि लोग घरों से निकल गए, अपने घरों में ताले लगा के दूर चले गए लोग। तो पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है और पूरी तरीके से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। चलिए ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार खबर पर नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानकारी आ रही है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। जिला और महानगर मुख्यालय में यह प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का भाजपा पर भर्ती घोटाले का आरोप। तो बता दें कि बीजेपी सरकार के पुतलों का दहन आज कांग्रेस करने वाली इस वक्त की बड़ी खबर। भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल, जिला और महानगर मुख्यालय में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस वक्त की यह ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस का भाजपा पर भर्ती घोटाले का आरोप है। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि भर्ती में घोटाला किया गया है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती, जिसके बाद यह प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली डिप्टी सीएम पर सीबीआई का शिकंजा। तो दिल्ली डिप्टी सीएम पर सीबीआई का शिकंजा, मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आज क्राइम ब्रांच करेगी लॉकर की जांच। तो क्राइम ब्रांच भी आज लॉकर की जांच करने वाली है। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में है लॉकर, तो उसकी जांच आज करने वाली है क्राइम ब्रांच। सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी मौजूद रहेंगी। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और बढ़ रही है। जहां पहले सीबीआई की तरफ से रेड हुई, तो वहीं अब क्राइम ब्रांच लॉकर की जांच करने वाली है। हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, जिस तरीके से डिप्टी सीएम की मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं, क्राइम ब्रांच आज लॉकर की जांच करने वाली है, पूरे मामले को लेकर अभी अपडेट क्या मिल रही है?
जी, अगर बात की जाए गाजियाबाद के वसुंधरा की, तो गाजियाबाद के वसुंधरा में मेवाड़ इंस्टीट्यूट है, वसुंधरा सेक्टर 4 में, जहां पर ये पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है। यहाँ पर 11 बजे बताया जा रहा है कि 11 बजे सीबीआई यहाँ पर पहले आ जाएगी। सीबीआई के यहाँ आने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो दस्तावेज हैं वो पूरे प्रस्तुत किए जाएंगे इस ब्रांच के अंदर। इनके मैनेजर जो है, ब्रांच मैनेजर, उसके बाद मनीष सिसोदिया अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो लॉकर का संचालन था वो उसको लेकर वो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की जो सीबीआई है, सीबीआई के साथ वो अंदर जाएगी, लॉकर को चेक किया जाएगा हर तरीके से। जहां तक है सीबीआई को अपनी संतुष्टि नहीं होती, वो लॉकर को लेकर या खातों को लेकर भी वो अपनी जो है ना ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं, विशेष तौर पर मनीष सिसोदिया से बात कर सकते हैं। देखिए, सीबीआई का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद में भी जहां इनके खाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, वहां पर भी जांच की जा रही है। जहां अलग अलग और भी बैंक ऐसे उनके खाते हैं जहां पर उनके परिवार के लोगों के हैं, तो वहां की भी सीबीआई के बारे में बात की जा रही है कि वहां पर जांच की जाएगी। हालांकि यहाँ पर 11 बजे का टाइम रखा गया है कि 11 बजे यहाँ पर सीबीआई पहुंचेगी। सीबीआई के बाद जब यहाँ सीबीआई आ जाएगी, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेगी बैंक मैनेजर के पास, उसके बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया और उनकी धर्मपत्नी मौजूद होंगे। जी चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।